नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। एशियन न्यूज अपने 2 साल पूरे कर चुका है। इन 2 सालों में हमने बहुत सारे समीकरण आपके सामने रखे, बहुत सारे गेस्ट आपके सामने हम लेकर आए, उनकी बातें आपसे साझा की। हमारे इस पॉडकास्ट में आज हमारे स्टूडियो पहुंचे हुए हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया जी का हम स्वागत करेंगे। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद अमित जी। तो लगातार व्यस्तता थी राहुल जी, लगातार आप जिलों का दौरा कर रहे थे, पूरे जिले अपने छत्तीसगढ़ के कवर कर लिए और कई बार तो डबल दौरा हम कह सकते हैं आपका हुआ है। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा राहुल जी कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद जब इस दौरे की शुरुआत हुई, जब अलग अलग जिलों में आप पहुंचे तो क्या देखा, क्या पाया? जनता संतुष्ट है सरकार के कामों से? बिल्कुल अमित जी, सबसे पहले तो एशियन न्यूज़ के 2 वर्ष पूर्ण करने पर मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, एशियन न्यूज़ को बधाई देता हूँ। और निसंदेह जो आपका सवाल है, मैं आपको बता दूं कि 4 माह हमें घोषणा को हुए हैं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने की घोषणा को। और इस दौरान हमने लगातार जब से कार्यभार संभाला है उसके बाद से पूरे छत्तीसगढ़ के संगठन के दृष्टिकोण से हमारे 36 जिले हैं, राजस्व 33 जिले हैं, लेकिन संगठन के दृष्टिकोण से हमारे जो जिलों की संख्या है 36 है। तो हमने पूरे 36 जिलों का दौरा किया और करीब 22 जिलों में हमने रात्रि विश्राम भी किया और कार्यालय में ही रुके, कहीं पे गद्दा लगा के सोए, लेकिन कार्यालय में हम सोए और कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहे। और उसके बाद जाके भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का हमने प्रदेश की टीम की घोषणा भी कर दी है और 23 जिलों के जिलाध्यक्ष और महामंत्रियों की भी घोषणा हमने की है जी। अभी 13 जिले के जिलाध्यक्षों की घोषणा बाकी है। निसंदेह ग्राउंड में युवा मोर्चा के साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवाओं के साथ कनेक्ट करना, और चूँकि युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ होती है, तो हम किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को युवा मोर्चा के माध्यम से और मजबूत कर सकते हैं, ये हमारा प्रयास चल रहा है। हम लगातार अभी भी 36 जिले प्रवास के बाद भी ऐसे कई जिले हैं जहाँ पे हम डबल चले गए, तिबल चले गए, 3 बार चले गए और निरंतर हमारा प्रवास का दौर चल रहा है। और हम रायपुर ही रुक के आसपास जितने भी जिलों का हम दौरा कर सकते हैं लगातार कर रहे हैं। बस्तर संभाग भी जाना पड़ा, वहाँ भी जा रहे हैं, और सरगुजा भी जाना पड़ा, हम जा रहे हैं। लगातार युवाओं के साथ संपर्क का कार्यक्रम हमारा चल रहा है और प्रदेश कार्यालय में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भी बैठकर युवाओं के साथ संवाद करना और युवाओं की समस्याओं को कैसे हम संगठन तक पहुंचा सके, सरकार तक पहुंचा सकते हैं, इसकी भी जो कोशिश है हमारे द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, आप युवा हैं और पार्टी ने आप पर भरोसा भी जताया है। पार्टी ने एक और युवा पर भरोसा जताया है राष्ट्रीय स्तर पर। नितिन नवीन जी की मैं चर्चा करना चाहूंगा, जो कि छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश प्रभारी भी हैं और बिहार सरकार में मंत्री, और एक बड़ा दायित्व हम देखते हैं इतनी कम उम्र में भारतीय जनता पार्टी में मिल जाता है। किस तरह से एक प्रदेश का युवा देखता है, क्या अपने लिए आगे और अवसर इसके माध्यम से एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर हम लगातार काम करते रहेंगे तो पार्टी निश्चित तौर पर प्रतिभा का सम्मान करेगी? बिल्कुल, आपके एशियन न्यूज़ के इस स्टूडियो से मैं माननीय नितिन नवीन जी को बधाई देता हूं कि ये वो एक युवा होकर आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कमान संभाल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उसके लिए मैं माननीय नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। निसंदेह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। गौरव का विषय इसलिए है क्योंकि आज भी वो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और हमने विपक्ष के दौरान भी उनके नेतृत्व में काम किया, सरकार भी उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में आई, तो लगातार उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में हमको काम करने का अवसर मिला। और हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है, पूरे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर चुके हैं और सीधे कनेक्ट हैं। करीब 3 साल तक वो यहाँ पे सह प्रभारी, उसके बाद प्रभारी के रूप में काम किए हैं। मैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय नितिन नवीन जी को बधाई देता हूं। वो बिहार में लगातार विधायक बन रहे हैं, बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और आज 46 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास करके एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का भी बड़ा धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, और आपने तो टीम में उनके साथ काम भी किया है, क्योंकि हमने देखा कि जब विपक्ष में पार्टी थी आपने सही कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर आप उनके साथ चले हैं और अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मिली है। राहुल जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूंगा कि जब यहाँ पर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे पिछले साल, तो बहुत ज़्यादा सही स्थिति पहले नहीं बताई जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन जब काउंटिंग का दिन था, हम भी उस डिबेट में मौजूद थे जब आपने कहा था कि निश्चित तौर पर अंतिम पल वो होगा जब समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे, और फिर नतीजे सबके सामने थे। क्या एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आप मानते हैं छत्तीसगढ़ में जो 2023 का विधानसभा चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा है?
नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहले भी मैं एज अ मीडिया पैनलिस्ट आपके साथ कई डिबेटों में बैठा हूँ, आप उसका जिक्र भी कर रहे हैं कि मतदान के दिन भी मतगणना के दिन भी आप से चर्चा हुई थी और मैंने कहा था कि आप देखिएगा कि रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ यहाँ पे सरकार बनाती है और माननीय विष्णुदेव साय जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। उस समय भी मैं आपको बता दूं, नितिन नवीन जी छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी थे और आज जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और आज भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा और संवैधानिक दृष्टिकोण से वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं आपको बता दूं, जब हम विपक्ष में थे तो लगातार एज अ मीडिया पैनलिस्ट मैं आपके चैनलों में कई चैनलों में बैठता था, तो एक जिला पंचायत सभापति पहले भी था, आज भी मैं रिपीट हूँ, पंचायती राज का प्रतिनिधि हूँ और निसंदेह ग्रामीण अंचल की समस्याओं को लेकर मैं चैनलों में बैठा और नीचे की जो पूर्व की सरकार कांग्रेस की रही उनका फेल्वर मैं सामने रखता गया। मैं आपको बताया भी था पहले कि कई भ्रष्टाचार, ऐसे भ्रष्टाचार की वो सरकार बन गई थी जिसमें आईएएस और आईपीएस भी लपटाए हुए हैं और आज भी कई आईएएस अंदर हैं और तो और मंत्री उनके पूर्व मंत्री अंदर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे बघेल जी, उनके सुपुत्र अंदर थे। तो निसंदेह के ऊपर कई केसेस चल रहे हैं, कोई जमानत में चल रहा है तो कोई आज भी अंदर है। तो ये होना ही था और मैंने आपको बताया था कि सरकार जैसे ही कांग्रेस की बनी उन्होंने सीबीआई को बैन किया था। हमारी सरकार जैसे ही हमारी सरकार बनी पहले ही कैबिनेट में हमने सीबीआई को प्रतिबंध हटाया छत्तीसगढ़ में। ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है और उनके ही द्वारा किए गए कई बड़े घोटाले, जैसे पीएससी घोटाला जो छत्तीसगढ़ में ब्यूरोक्रेसी का कोख माना जाता है, उसको जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने खराब किया था और एक भ्रष्टाचार के रूप में जबरदस्त नेताओं के परिवारजन, अधिकारियों के परिवारजनों का सिलेक्शन किया था, उसका हम विपक्ष में बड़ा मजबूती से बिल्कुल आंदोलन करते थे और सीबीआई उसकी जांच की, कई प्रकार के लोग अंदर हैं, कई लोगों के ऊपर जांच चल रही है, जांच अभी भी तो चल रही है। हाँ, बिल्कुल जांच चल रही है। और मैंने आपको बताया था कि आवास का विषय, एक एक गरीब जो व्यक्ति होता है ग्रामीण, वो चाहता है कि उसका घर पक्की हो, पक्का मकान बने और ये सपना जो होता है उसको साकार करने का काम और गरीबों के पक्के मकान का वो साकार करने का जो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में, उसको कांग्रेस की सरकार ने पूरे अपने कार्यकाल तक रोक के रखा। करीब 18 लाख आवास कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में रोका, लेकिन हमारी पहले ही कैबिनेट में निर्णय होता है कि 18 लाख आवास हम गरीबों को वापस देंगे। तो ये कई ऐसे हमारे घोषणा थे। उसके अलावा महतारी वंदन योजना आप देख रहे हैं, 70 लाख महिलाओं को वो तो गेम आज भी लगातार किस्त दी जा रही है और ऐसा नहीं कि हमने कोई बहुत विलंब करके दिया। सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में निर्णय होता है और महज 1 माह के बाद महतारी वंदन योजना की राशि मातृशक्तियों के खाते में पहुंचना प्रारंभ हो जाती है। उसके अलावा धान का विषय था, हमने 3100 रुपये समर्थन मूल्य का वादा किया था, साथ ही धान का जो क्वांटिटी है उसको 21 क्विंटल खरीदने का वादा किया था, ये भी पहले ही साल से लागू हुआ। तो ऐसे कई घोषणाएं माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में पूर्ण हो रही है, जो नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के रूप में हमने घोषणा पत्र में कहा था, मोदी जी की गारंटी कहा था। तो निसंदेह ऐसे गारंटी है जो स्वस्पर्शी हैं और अंत्योदय तक पहुंचने वाली योजनाएं हैं और उन योजनाओं को जनता ने छत्तीसगढ़ का समझा। और मैं आपको बड़ा विषय बता दूं, जब डॉक्टर रमन सिंह जी की अंतिम कार्यकाल था, जब हम 15 साल सरकार में रहे, डॉक्टर रमन सिंह जी लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। अंतिम कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हमने एक किसानों से किया हुआ वादा हमसे छूट गया था, भारतीय जनता पार्टी से छूट गया था, वो था 2 साल का बोनस, धान का बोनस। ये पहली सरकार होगी मेरे ख्याल से जो 5 साल बाद वापस आके अपना जो उधारी होता है किसानों का वो चुकता करती है और पहले ही कैबिनेट में चुकता करती है। तो निसंदेह ऐसे कई वादे थे और हमने उन वादों पे खरा भी उतरा, चाहे वो 2 साल हमारा 5 साल पुराना कर्ज रहा हो किसानों का, उसको हमने चुकता किया। किसानों का धान का 3100 रुपये समर्थन मूल्य का विषय रहा, हमने एक सबसे बड़ा विषय यह था 3100 रुपये देना और एक मुश्त देना, हम दोनों काम किए। 21 क्विंटल धान भी खरीदी किए, महतारी वंदन योजना भी हमने पहुंचाया और निरंतर पहुंचा रहे, 70 लाख मातृशक्तियों को जा रहा है। पीएससी का जो ब्यूरोक्रेसी का जो कोख था उसको हमने साफ किया और वो आज संवैधानिक रूप से और नियमतः किसी भी प्रकार के बिना भ्रष्टाचार के उसमें लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, छात्र मतलब जो हमारे युवा है उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो युवाओं का भी भरोसा बढ़ा।
युवाओं का भरोसा निश्चित तौर पर बढ़ा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की हम बात करें तो राहुल जी कुछ ऐसे घटनाक्रम सामने आए, जैसे कि आज की ही बड़ी खबर है जब हम इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं, गरियाबंद एक जो छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित जिला है, वहां के इंदा गांव में कांग्रेस ने मंडल अध्यक्षों की जो सूची जारी की है उनमें एक नाम ऐसा है जो कि फिलहाल जीवित नहीं है, उसे मंडल अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। और ताजुब की बात यह भी है जो सामने है राहुल जी की जो सूची है वो लगभग 6-7 महीने पहले तैयार की गई थी। उन व्यक्ति का जो निधन है वो 2025 में अगस्त में हो गया है। 22 अगस्त 2025 को निधन हुआ और 22 जनवरी 2026 को भी सूची सामने आती जिसमें मृत व्यक्ति ही मंडल अध्यक्ष है। इसे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देखती है? क्या कोई लिपिकीय त्रुटि है या कांग्रेस के अंदर आप देखते हैं कुछ और त्रुटि चल रही है? नहीं, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक दृष्टिकोण और कांग्रेस के दृष्टिकोण में यही अंतर है। वैचारिक दृष्टिकोण से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है और ये कॉपी करने का कोशिश तो कई प्रकार का कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, मंडल अध्यक्ष इनके में नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये कॉपी पेस्ट वाला काम मंडल अध्यक्ष पहली बार इन्होंने नियुक्ति करने का काम प्रारंभ किया। बिल्कुल। अच्छा। हमारे यहाँ 479 मंडल है पूरे प्रदेश में, 479, लेकिन इन्होंने अभी मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की है 1470। और इनका जो हम विरोध है नेताओं के बीच में, जो गुटी राजनीति हो तो देखते हैं, वो ये जब सरकार में से तब भी दिख रहा था और आज तो सर्वव्यापी हो चुका है। लेकिन राजनीति की बिल्कुल नहीं, अंदरूनी नहीं, ये खुली राजनीति हो गई है। कौन किसके विवाद में, कौन किसके मंच में नहीं जा रहा है, कौन किसका विरोध कर रहा है, कौन किसके पीछे पड़ा है, ये चीजें एकदम क्लियर हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ कम्युनिकेशन गैप कितना है ये आप समझिए। अगस्त में जिसे मंडल अध्यक्ष बनाया गया है उसकी डेथ हो चुकी है अगस्त में निधन हुआ था उनका जी। आज 25 में 2025 में आज करीब 6 महीने के बाद 26 में ये मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। उसमें एक ऐसा व्यक्ति होता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है गरियाबंद। तो ये 6 महीने तक मतलब ये मान के चलिए वहां के कार्यकर्ताओं से बातचीत नहीं किए, तभी इनको नहीं पता चला कि उनका कार्यकर्ता का निधन हो चुका है। दूसरा, आप ये देखिए कि कम्युनिकेशन गैप तो समझ में आया, और उसके अलावा वहाँ पे कांग्रेस के नेताओं से भी ये मैसेज आ रहा है या डल रहा है कि ऐसे व्यक्ति का नाम जारी किया गया जो सक्रिय भी नहीं था। मतलब ये कांग्रेस की गुटी राजनीति का और कम्युनिकेशन गैप, कार्यकर्ताओं से जो वैचारिक बातचीत होनी चाहिए उसका अंतर का रिजल्ट है कि कांग्रेस कॉपी भी करने की कोशिश कर रही है। वो कहते हैं ना कि कॉपी तो कर सकते हो लेकिन कॉपी कैसे करोगे ये भी समझने वाली बात है। तो आप कला भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो निसंदेह कांग्रेस की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को कॉपी करने का प्रयास कितना भी कर ले लेकिन नहीं कर पाएगी। और कार्यकर्ताओं के बीच में किस प्रकार से इनका वैचारिक अंतर है वो समझ में आता है कि ये कार्यकर्ता, उन्हीं का कार्यकर्ता 6 महीने पहले निधन हो चुका है, लेकिन उसको ये मंडल अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, लेकिन कांग्रेस को सद्बुद्धि मिले उसकी भी प्रार्थना करता हूं। आप तो लगातार जिलों का दौरा कर रहे थे, आपने युवाओं से संवाद भी किया। युवाओं के नेतृत्वकर्ता के तौर पर राहुल जी एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और 2026 ऐसा साल होगा, आप भी जानते हैं, जो 2028 की नींव रखेगा और इसी की परिपाटी 2029 के लिए भी तय की जाएगी। राहुल टिकरिया किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में खुद की जिम्मेदारी इस समय तय कर पा रहे हैं? क्योंकि देखिए लगातार आप लोगों से संवाद तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या कोई और बड़ा विजन बोर्ड आपने बनाया हुआ अपने लिए? देखिए, विजन बोर्ड का ही रीजन है कि जैसे ही मेरी नियुक्ति होती है, सबसे पहला विषय तो मैं ये बता दूं आपको कि मैं पंचायती राज का प्रतिनिधि हूँ, दूसरी बार जिला पंचायत का सभापति हूँ। तो मुझे ग्राउंड का रियलिटी और जो ग्रामीण परिवेश है उसकी अच्छी परख है, गांव में रहता हूँ। उसके अलावा आपको बता दूं, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले मैं युवा मोर्चा के अलावा अन्य मोर्चाओं में था, किसान मोर्चा में था, मीडिया पैनलिस्ट था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं का नेतृत्व करने का मुझे अवसर दिया। उसे ध्यान में रखते हुए जैसे ही नियुक्ति हुई उसके बाद से ही पूरे प्रदेश का दौरा हमने प्रारंभ किया। और ऐसा नहीं कि जाके आ जाना, हम वहाँ पे निकले तो पूरा बैग लेके निकले और आवासीय प्रवास हमने किया। प्रत्येक जिलों में एक दिन बिताना, एक रात बिताना और कार्यकर्ताओं से संवाद करना, ये हमारा ध्येय था, ताकि युवाओं की जो समस्याएं हैं वो हमें पता चल पाए, हमारे कार्यकर्ताओं की जो समस्या है वो हमें पता चल पाए। उसके बाद ही हमने प्रदेश की टीम घोषणा की और एक बड़ा ही सामंजस्य के साथ में हमने टीम की घोषणा भी की, जिसमें किसी भी प्रकार से कोई विवाद या विरोध नहीं हुआ। उसके बाद हमने 23 जिला अध्यक्षों के साथ में कई जगहों पे महामंत्रियों की भी घोषणा की, उस पर भी किसी प्रकार से कोई विषय नहीं आया। अभी 13 जिलों की नियुक्ति बहुत जल्द हो जाएगी। तो पहले तो
हमारा उद्देश्य था कि हम संगठन को रिशफल कर लें और नई टीम बन जाए, नए लोगों को मौका मिल जाए। उसके बाद कई प्रकार की चीज़ें हैं, चाहे जॉइंट BJYM का विषय हो या फिर ग्रामीण अंचलों तक जाके युवाओं को जोड़ने का विषय हो, और खास करके बस्तर संभाग जहाँ पर माननीय अमित शाह जी के निर्देशानुसार नक्सलवाद को ख़त्म करने का काम छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और आदरणीय हमारे विजय शर्मा जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से चल रहा है, और नक्सलवाद का खात्मा भी होने के कगार पे है। लेकिन ग्रामीण के कई हमारे ऐसे युवा साथी हैं जो हमारे युवा मोर्चा से दूर हैं या पार्टी से दूर हैं, उनको जोड़ने का भी काम और गांव तक भी पहुंचने का काम हमारा चलेगा। हम पदयात्रा भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को युवा मोर्चा के साथ जोड़ने का हमारा काम रहेगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2028 के चुनाव में मजबूती के साथ रहे। बिल्कुल, तो 2028 का चुनाव तो बिल्कुल सामने है राहुल है, लेकिन मेरा एक सवाल इसमें और है। यदि 2028 के समय कुछ ऐसे समीकरण बनते हैं कि पार्टी को लगता है कि भाई राहुल टिकरिया जी को कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, टिकट अगर चुनाव का दिया जाए, तो क्या उसके लिए भी दरवाजे खुले हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे आदेश करेगी वहाँ पे हम जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है, हमारी चिंता पार्टी करती है, आप चिंता हम नहीं करते चिंता कर सकते। हमें चिंता करने का अधिकार भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चिंता करेगी और भारतीय जनता पार्टी आदेश करेगी, जो आदेश करेगी पार्टी, हम वो करने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो राहुल टिकरिया जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सशक्त कार्यकर्ता के तौर पर तो लगातार वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो भी जिम्मेदारी भविष्य में पार्टी देती है उसका भी निर्वहन वो बखूबी करेंगे और हर आदेशों का पालन इनके माध्यम से किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, आपने समय दिया, आपसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः आपको एशियन न्यूज के दूसरे वर्षगांठ की बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।